हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज देवाशीष मिश्रा और आज हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। व्हाट इज वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन? व्हाट डू वी मीन? व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? इट्स डेफिनेशन वाज गिवन बाय तिरजागी, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कंसोलिडेशन प्रोसेस किस तरह से होता है, हाउ तिरजागी सॉल्व द कंसोलिडेशन प्रोसेस थ्योरी विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एनालॉजी, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज तिरजागी's थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। उसके अंदर हम लोग उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, ये चीजें क्या है इनके बारे में बात करेंगे। एंड लास्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टेलर्स मेथड ऑफ फाइंडिंग द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही इजी है। इस चैप्टर में इसकी एक बेसिक प्रिंसिपल होती है जो हम लोग सब जानते हैं। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल? लेट मी राइट। ये बेसिक प्रिंसिपल ये होता है, जब भी हम कोई कंप्रेसिव लोड डालते हैं, व्हेन अ कंप्रेसिव लोड is applied to a soil mass, जब भी हम कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं किसी भी सॉइल मास पे, a decrease in its volume takes place. A decrease in its volume takes place. This is the very basic principle जो हमें दिमाग में रखनी है। ये तो बहुत आसान चीज है, ठीक है। जब कोई हम कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे किसी भी सॉइल मास पे, हम लोग कंप्रेसिव लोड अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें वॉल्यूम चेंज होता है, उसकी वॉल्यूम जो है रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब मान लो कि सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूँ बेसिक चीज है। जो अगर हमारे पास एक सॉइल मास है, ठीक है, ये रहा मेरा सॉइल मास, ठीक है। तो इस सॉइल मास के अंदर हम जानते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था कि सॉइल मास जो है होता है, इट इज बेसिकली मेड ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। एंड व्हाट आर दिस थ्री कंपोनेंट्स? एक होता है सॉइल ग्रेन्स, एंड एक होता है वाटर और एयर। और वाटर और एयर जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो वॉइड्स के अंदर होते हैं। तो यानी कि ये जो कंसोलिडेशन वाली चीज है ना, ये इन वॉइड्स के साथ रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? लेट मी टेल यू। मान लो कि ये जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, दिस वॉल्यूम चेंज अंडर द एप्लीकेशन ऑफ, ये जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस के अंडर जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। सिंपल लैंग्वेज में इसको कंप्रेशन कहा जाता है। और कंप्रेशन यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है सॉइल मास की, ये सॉइल मास है, सपोज करो कि ये सॉइल मास है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है सॉइल मास की जिसकी वजह से कंप्रेशन होता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी। इट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। नाउ जो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था, मान लो कि ये सॉइल मास है, ठीक है, इसमें वॉइड्स होंगी, इसमें सॉइल ग्रेन्स होंगी, सॉइल ग्रेन्स विल बी देयर, ओके, दीज आर दी सॉइल ग्रेन्स। ये जो सॉइल ग्रेन्स हैं यहाँ पे, और बाकी जगह क्या है? ये वॉइड्स है। तो अगर मान लो ये कि ड्राई सॉइल मास है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है? टोटली एयर है। क्या है? ये वॉइड्स है, तो यहाँ पे टोटली क्या है? एयर है। मान लो ये अगर ड्राई सॉइल मास है, अगर यहाँ पे एयर है एंड द कंप्लीट सॉइल मास इज फिल्ड विद एयर अलोन, यानी कि ड्राई सॉइल मास, तो इसका मतलब होता है जो यहाँ पे कंप्रेशन होगा जब, तो रैपिडली होगा। रैपिडली क्यों होगा? द क्वेश्चन इज रैपिडली क्यों होगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि रैपिडली होगा? क्योंकि एयर जो होता है हम जानते हैं इट इज इजीली कंप्रेसिबल। क्या है एयर? क्या है? इट इज इजीली कंप्रेसिबल, इट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। सो यहाँ पे जो कंप्रेशन होगा वो इजीली होगा, समझ रहे हो? इट इज इजीली कंप्रेसिबल। सो अगर ये ड्राई सॉइल मास है, दिस इज ड्राई सॉइल मास, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एयर होगा इन द वॉइड्स। तो यहाँ पे रैपिडली कंप्रेशन होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट इज इजीली कंप्रेसिबल। ऑन द अदर हैंड, इफ आई टेल यू अनदर एग्जांपल, दो एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, हमेशा से करता आया हूं। इन 2-3 चैप्टर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दो एक्सट्रीम कंडीशंस क्या होती है। ये है सॉइल ग्रेन्स मान लो, ठीक है,
ये सॉइल ग्रेन्स है और ये है वॉइड्स। अगर ये वॉइड्स जो है टोटली वाटर से भरे हुए हैं, वाटर एलोन, यानी कि सैचुरेटेड सॉइल मास की बात कर रहा हूं, दिस इज सैचुरेटेड सॉइल मास, और ये सैचुरेटेड सॉइल मास है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो यहां पे जो कंप्रेशन होगा विल टेक ए लॉन्ग टाइम। यहां पे आप इसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोडिंग दोगे, लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोडिंग, and as a result of this long term static loading this water will be compelled out, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, it will be compelled out and ये बाहर निकल जाएगा पानी, और इसके लिए ना इसको बहुत टाइम की जरूरत होती है, एक लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोडिंग चाहिए, इसलिए आई हैव रिटन लॉन्ग टर्म, ज्यादा टाइम लेगा, बिकॉज वी नो व्हाई, द क्वेश्चन इज व्हाई, द क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, इसलिए क्योंकि वाटर हम लोग क्या जानते हैं, इट इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, तो आपके पास एक ही चीज बचता है, वो क्या है, दैट ओनली मेथड इज टू रिमूव दैट वाटर फ्रॉम दैट स्पेस। अगर हम वॉइड से वो पानी निकाल दें तो देयर विल बी अ वॉल्यूम रिडक्शन, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां पे इस प्रोसेस को, बेसिकली ये जो चीज है ना, इसको कहा जाता है कंसोलिडेशन। तो कंप्रेशन का एक पार्ट होता है कंसोलिडेशन, दिस इज स्पेसिफिकली नोन एज कंसोलिडेशन। समझ में आया कंसोलिडेशन क्या है? सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। तो तेरजागी साहब ने इसकी एक डेफिनेशन दी है जिसको याद रखना है। व्हाट इज दैट डेफिनेशन, लेट मी राइट। तो अकॉर्डिंग टू तेरजागी, तेरजागी साहब ने क्या बताया, तेरजागी साहब ने ये कहा कि, लिख रहा हूं यहां पे, एवरी प्रोसेस, हर वो प्रोसेस, एवरी प्रोसेस इन्वॉल्विंग a decrease in the water content of a saturated soil without replacement of the water by air is called the process of consolidation. उसको कहा जाता है कंसोलिडेशन। मतलब हर वो प्रोसेस जिसमें there will be a decrease in volume due to decrease in water content. वाटर कंटेंट डिक्रीज हो वॉइड से, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वॉइड्स है, उनमें वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है, और जब डिक्रीज हो रहा है ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो, ऐसा नहीं हो कि वाटर निकाल दिया और उसकी जगह पे एयर रह गया, तो जो स्पेस होगा वो तो उतना ही होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला। तो हमें देखना है कि वॉल्यूम रेड्यूस हो रहा है जब वाटर निकल रहा है। तो ऐसी हर एक प्रोसेस जहां पे ये सब चीजें होती हैं, तेरजागी साहब ने बताया, उस हर एक प्रोसेस को हम कंसोलिडेशन कहते हैं। एज सिंपल एज दैट, राइट। सो
इसकी जो ऑपोजिट प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है स्वेलिंग। यानी कि स्वेलिंग क्या होगा, अगर इसमें हम पानी निकाल रहे हैं उसमें पानी वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा होगा, अगर इसमें वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है कंसोलिडेशन प्रोसेस में, तो स्वेलिंग में क्या हो रहा होगा, स्वेलिंग में वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा होगा, है कि नहीं। उसके बाद लिखो कि व्हेन ए कॉम्प्रेसिव लोड इज अप्लाइड, जब भी हम कोई कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं, whenever a compressive load is applied, the rate at which deformation takes place डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर कंसोलिडेशन जो है वो डिपेंड करता है, और वो क्या क्या चीजें हैं। एक तो आपका आता है परमेबिलिटी, ठीक है, और दूसरा जो चीज है वो है डिस्टेंस द वाटर हैज टू कवर फ्रॉम टू द ड्रेनेज सरफेस। आपकी ड्रेनेज सरफेस बहुत दूर पे होगी तो वाटर को ज्यादा टाइम लगता है कवर करने के लिए, डिस्टेंस ज्यादा हो गया। अगर डिस्टेंस कम है वाटर को कम टाइम लगेगा, एंड ड्रेनेज सरफेस अगर पास है तो इजीली वो ड्रेन आउट हो जाएगा। सो बेसिकली मैं इसको दो चीजों में लिख सकता हूँ, एक तो है परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल मास, एक है परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल मास, इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज मैंने बताई वो ये है द डिस्टेंस टू ड्रेनेज सरफेस। एक शॉर्टकट में लिख रहा हूं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वाटर, इतनी डिस्टेंस जो वाटर ट्रैवल करे टू द ड्रेनेज सरफेस, अगर ड्रेनेज सरफेस ये डिस्टेंस है, ये जो है डिस्टेंस इनडायरेक्टली इट इज गवर्निंग द टाइम। अगर डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो टाइम जो वाटर लेगी वो ज्यादा लेगी, है कि नहीं। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम, वाटर कितना टाइम लगेगा वाटर को ड्रेनेज सरफेस तक पहुंचते पहुंचते, ज्यादा टाइम लगेगा। अगर डिस्टेंस कम है तो कम टाइम लगेगा। सो दीज आर द टू फैक्टर्स व्हिच रियली गवर्न जब आप एक कंप्रेसिव लोड डालते हो किसी भी सॉइल मास पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज है कि जो क्ले होता है, बेसिकली द प्राइम इंपॉर्टेंस वी गिव टू इज क्ले पार्टिकल्स, राइट। जो क्ले होता है हम लोग जानते हैं क्ले की परमिएबिलिटी बहुत कम होती है, ओके, वेरी नेग्लिजिबल। तो अगर इसकी परमिएबिलिटी सबसे कम होती है तो इन दोनों फैक्टर में से बचा क्या, डिस्टेंस, यानी कि बेसिकली इनडायरेक्टली यू कैन से टाइम। सो क्ले के लिए कंसोलिडेशन जो प्रोसेस है इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, नॉट ऑन परमिएबिलिटी, राइट। इसको याद रखो। नेक्स्ट we'll read now the consolidation process. So consolidation process शुरू करते हैं। ये consolidation process तेरजागी साहब ने, it was given by तेरजागी, right, तेरजागी साहब ने ये दिया था with the help of spring analogy, spring analogy के मदद से, with the help of spring analogy, with the help of spring and piston movement, he was able to explain the whole consolidation process, and it is a very easy thing to understand. So basically let us start। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो, अलग अलग फिगर्स हैं, इनके बारे में बताऊंगा। पहले शुरू करते हैं पहले फिगर से, that is the figure A। इस फिगर में क्या दिखाया गया है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है ये है एक स्प्रिंग, ठीक है, इस पे ये जो है ये एक वेट है। मान लो कि arbitrarily I am taking 10 units of weight, अगर हम 10 यूनिट्स ऑफ वेट यहाँ पे देते हैं और 10 यूनिट्स ऑफ वेट देने के बाद ये स्प्रिंग कंप्रेस होती है और कंप्रेस होके इतने में आती है। इट वाज इनिशियली एट सम हाइट मोर देन दिस वन, बट 10 यूनिट्स वेट देने के बाद ये कंप्रेस होगी और इतने हाइट में आ गई। लेट दिस हाइट बी, ये जो हाइट है मान लो ये z0 है, दिस इज z0, दिस इज द हाइट। तो यहाँ पे आपने जो वेट लगाया है, जो आपने प्रेशर यहाँ पे दिया है, वो प्रेशर टोटली कौन कैरी कर रहा है, ये स्प्रिंग कैरी कर रहा है।
और कुछ नहीं है, ये स्प्रिंग यहाँ पे टोटली इसको कैरी कर रहा है। यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे टोटल प्रेशर में जितना दे रहा हूँ उसको मैं सिग्मा से डिनोट करता हूँ, और जो स्प्रिंग की प्रेशर है इसमें सिग्मा प्राइम से डिनोट करता हूँ, तो यहाँ पे टोटल जो सिग्मा है वो सिग्मा प्राइम के बराबर है। यानी कि यहाँ पे आप जितना प्रेशर दे रहे हो वो स्प्रिंग ले रहा है, दैट इज कैरिड बाय द स्प्रिंग इटसेल्फ। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो, मान लो कि मैं वेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मतलब 10 यूनिट से मैं 12 यूनिट्स कर लूँ, तो फिर क्या होगा। अब ये देखो फिगर बी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि अगर यहाँ पे मैं वेट बढ़ा देता हूँ तो स्प्रिंग और भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पे 10 यूनिट्स तो था ही, यहाँ पे इसके ऊपर 2 यूनिट्स और बढ़ा देता हूँ, तो यानी कि ये स्प्रिंग क्या हो रहा है, और कंप्रेस हो जाएगा, इट विल बी कंप्रेस्ड, इसकी हाइट और छोटी हो जाएगी। तो ये मान लो हाइट कितनी है, Z1 है। यहाँ पे भी आप जितनी टोटल प्रेशर दे रहे हो वो कौन ले रहा है, वो स्प्रिंग ही ले रहा है। मतलब इस केस में भी आप टोटल प्रेशर जो है वो स्प्रिंग ही ले रहा है। ये आप जितनी प्रेशर दोगे, वो जब 10 प्रेशर दिया आपने 10 यूनिट्स का तो हाइट Z0 था, जब 12 यूनिट्स का दिया तब हाइट Z1 हो गया। तो इस केस में जब वो Z1 अटेन करता है तब टोटल प्रेशर अप्लाइड इज इक्वल टू द प्रेशर कैरिड बाय द स्प्रिंग। यहाँ पे 12 यूनिट्स जब दिया तो Z1 हाइट पे the total pressure you applied, that is 12 units, is carried by the spring itself। ठीक है, अब यही चीज जो है तर जाएगी सामने। यहाँ पे बताया कि मान लो कि ये जो आप देख रहे हो ना बाउंड्री, ये कुछ नहीं, ये सिलेंडर है। क्या है, ये सिलेंडर है। यहाँ पे आप 10 यूनिट्स की वेट दे रहे हो, हर जगह पे आपने 10 यूनिट्स का वेट दे रखा है, समझ रहे हो। ये एक ही 4 केसेस है एक ही सिलेंडर का, मैं एक एक करके बताता हूँ। ये पहली जो चीज है, आपने 10 यूनिट्स का वेट यहाँ पे दे रखा है और ये एक सिलेंडर है। तो अगर ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे क्या है, वाटर है। ठीक है, तो ये इनिशियल हाइट पे ये आप देख रहे हो, ये वाल्व ओपन है, ये वाल्व क्या है, ओपन है। तो जितना पानी निकलना है निकल गया है, और 10 यूनिट्स की वेट जो है वो स्प्रिंग इस केस के बराबर है। मतलब ये सी वाली केस में क्या हो रहा है, सिंपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस 10 यूनिट्स जो वेट हमने डाला था टोटली स्प्रिंग ले रहा था, तो यहाँ पे हमने वाल्व ओपन कर दिया है, जितना पानी निकलना है निकल जाएगा, और 10 यूनिट्स की वेट कौन फिर से कैरी करेगा, ये स्प्रिंग करेगी। तो ये वाली हाइट कितनी होगी, पहले केस के बराबर होगी, Z0। ठीक है, तो ये Z0 है। अब देखो, अगर मैं क्या करूं कि जिस तरह से मैंने ये 12 यूनिट्स यहाँ पे बनाया था, 10 यूनिट्स को मैंने बढ़ा के 12 यूनिट्स बना दिया। अगर मैं यहाँ पे भी 12 यूनिट्स कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वेट बढ़ा देता हूँ, इफ आई इंक्रीज द वेट और द प्रेशर टू 12 यूनिट्स, अब क्या होगा, मैंने वाल्व क्लोज कर दिया है, हियर द वाल्व इज क्लोज। अब पानी जा नहीं सकता, लेकिन मैंने वेट बढ़ा दिया, तो अब पानी निकल तो नहीं सकता पर वेट बढ़ा दिया। अब क्या होगा, इतना वेट बढ़ाया है वो कौन कैरी करेगा, इट विल नॉट बी कैरिड बाय स्प्रिंग बट इट विल बी कैरिड बाय वाटर। व्हाई, द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई। आप क्वेश्चन पूछो क्यों वाटर कैरी करेगा, बिकॉज वाटर तो बाहर नहीं निकल रहा, एंड स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हो सकता बिकॉज वाटर इज इनकम्प्रेसिबल। वाटर अगर बाहर निकले, जो कि मैंने पहले बताया, तब वॉल्यूम चेंज होता, तब कंप्रेस होता। अब बाहर तो नहीं निकल पाएगा, इसलिए जो एक्स्ट्रा वेट होगा वो कौन कैरी करेगा, वो वाटर कैरी करेगा। समझ रहे हो, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे कौन कैरी करेगा, वाटर कैरी करेगा। यानी कि अगर मैं डिनोट करता हूं कि आप जो टोटल प्रेशर दे रहे हो, अगर मैं सिग्मा को टोटल प्रेशर ले रहा हूं, समझ लो, अगर मैं सिग्मा को टोटल प्रेशर ले रहा हूं, सिग्मा प्राइम को ले रहा हूं, द प्रेशर कैरिड बाय द स्प्रिंग, या फिर मैं इसको स्प्रिंग प्रेशर लिख रहा हूं इन शॉर्ट, राइट, स्प्रिंग प्रेशर। एंड अगर मैं यू बार को लिख रहा हूं तो पोर वाटर प्रेशर, यानी कि this we are taking assuming as pour water, so यहाँ पे मैं इसको pour water pressure ले रहा हूँ, या फिर water pressure भी कह सकते हो, pour water pressure, right, U bar। तो यानी कि यहाँ पे आप जितना प्रेशर दे रहे हो it is equal to the addition of both। हालांकि इस पहले वाले केस में ये 10 यूनिट्स दिया, यहाँ पे 10 यूनिट्स है, और वाटर कितना कैरी कर रहा है, 0 कर रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इट इज ऑलवेज इक्वेशन ये होता है कि स्प्रिंग कैरी करेगा इनिशियली और वाटर कैरी करेगा इनिशियली। और ये आपने दिया 12
तो इसके ऊपर 10 है और एक्स्ट्रा 2 जो है इसके ऊपर है। U bar is 2 यूनिट्स, राइट। अब क्या होता है, अब मैं क्या करता हूं कि इस वाल्व को थोड़ा सा मैं ओपन कर देता हूं, थोड़ा सा ओपन करके फिर से मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तब क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर होगा ना ये थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा, ये वाटर थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा जब मैं थोड़ा सा उसको खोल दूंगा। तो अब क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को ध्यान से याद रखो बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब मैंने वाल्व ओपन किया एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ 2 यूनिट्स व्हाट हैपेंस इज, जब मैं वाल्व खोलता हूं तो प्रेशर रिलीज होने लगता है फ्रॉम वाटर एंड इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द स्प्रिंग। क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस प्रेशर जब मैंने वाल्व खोल दिया तो पानी निकलना शुरू हो जाएगा बाहर। तो जब पानी निकलेगा तो ये जो 12 यूनिट्स प्रेशर तो है ही ऊपर, तो अगर पानी निकल रहा है तो पानी जिस प्रेशर को कैरी कर रहा था वो प्रेशर नेचुरली ट्रांसफर होना चाहिए बिकॉज टोटल प्रेशर यू अप्लाइंग इज 12 यूनिट्स। सो समेशन ऑफ द प्रेशर कैरिड बाय वाटर एंड स्प्रिंग शुड बी 12 यूनिट्स। अगर पानी निकल रहा है तो पानी जो प्रेशर कैरी कर रहा था वो डिक्रीज हो रहा है और स्प्रिंग जो प्रेशर कैरी कर रहा है वो इंक्रीज होने लगेगा। सो देयर विल बी ए ट्रांसफर ऑफ प्रेशर फ्रॉम वाटर टू द स्प्रिंग। समझ रहे हो, देयर विल बी ए ट्रांसफर ऑफ प्रेशर फ्रॉम वाटर टू द स्प्रिंग। यानी कि ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस। यहां पे भी हम जानते हैं टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द स्प्रिंग प्रेशर प्लस द वाटर प्रेशर, ठीक है। अब ये स्प्रिंग प्रेशर जो है यहां पे 12 यूनिट्स का है, ठीक है, 12 यूनिट्स। अब अगर ये 12 है तो यहां पे क्या हो रहा है, देयर इज अ चेंज, यहां पे पानी निकल गया तो ये जितना भी था, कितना था 10 था, उससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा स्प्रिंग पे, यानी कि डेल सिग्मा प्राइम इसको लिख सकता हूं मैं, प्लस ये जो यू बार था इससे जितना यहां पे बढ़ा उतना ही यहां पे डिक्रीज हुआ, मतलब यहां से जितना निकला उतना ट्रांसफर होके कहां पे गया, स्प्रिंग पे गया। जितनी प्रेशर इससे डिक्रीज हुई यानी कि वाटर प्रेशर जितनी डिक्रीज हुई उतनी स्प्रिंग प्रेशर बढ़ी, यानी कि देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रेशर। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं, ये 2 यूनिट्स का था ना, इधर 2 यूनिट्स में लिख सकता हूं। अब मान लो कि मैंने इसे पूरा खोल दिया, वाल्व को टोटली ओपन कर दिया। अब जब मैं वाल्व को टोटली ओपन कर दूं तो फिर जितना पानी निकलना चाहिए निकल जाएगा, है कि नहीं, जितना पानी निकलना चाहिए निकल जाएगा। तो मेरी हाइट कितनी बन जाएगी, ये फाइनल टोटल प्रेशर जो है वो कौन कैरी करेगा, वो कैरी करेगा स्प्रिंग। टोटल प्रेशर अब स्प्रिंग कैरी कर रहा है तो हाइट कितनी हो जाएगी, Z1 हो जाएगी, यानी कि देयर इज टोटल ट्रांसफर ऑफ वाटर। जितनी आपने एक्सेस प्रेशर डाली, समझो इस बात को, जितनी आपने एक्सेस प्रेशर डाली उतनी एक्सेस प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग वाटर बाहर निकल जाएगा, उतने प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग वाटर विल बी कैरिड आउट, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, वो पानी बाहर निकल जाएगा। सो अगर वो पानी बाहर निकल रहा है द प्रेशर व्हिच दैट वाटर वाज कैरिंग विल बी ट्रांसफर्ड टू द स्प्रिंग, एज सिंपल एज दैट। तो आपने जितना एक्सेस प्रेशर डाला है अगर उसके करस्पॉन्डिंग वाटर निकल जा रहा है तो उतनी एक्सेस प्रेशर भी कौन लेगा, स्प्रिंग लेगा। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है कि इक्वेशन तो गवर्निंग इक्वेशन इज दिस वन ओनली, बट यहां पे ये 12 है, ये जो है ये 12 के बराबर हो जाता है और ये 0 हो जाता है बिकॉज दिस वाटर प्रेशर नो मोर एग्जिस्ट, क्योंकि ये जो है एग्जिट चला गया, ये निकल चुका है। तो ये एक्सेस वाटर प्रेशर क्या है, वो निकल चुका है, वाटर प्रेशर कुछ है ही नहीं अभी, ठीक है। तो यहां पे ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है, इट हैज अटेन्ड अ इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको याद रखना, सिंपल कॉन्सेप्चुअल चीजें मैं बता रहा हूं कि एक अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है। तो इन इंटरमीडिएट स्टेट इसकी जो हाइट होगी, मान लो यहां पे सम z प्राइम, फॉर नॉलेज टेक इट एज z प्राइम। तो जो कॉन्सेप्ट यहां पे बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है आप जितना भी एक्सेस प्रेशर डालते हो वो सारा का सारा प्रेशर इनिशियली किस पे जाता है, पोर वाटर पे। वाटर प्रेशर बढ़ता है और जितना वाटर प्रेशर बढ़ेगा नेचुरली होता क्या है, जितना वाटर प्रेशर जितना एक्सेस प्रेशर आपने डाला वो प्रेशर जो वाटर पे गिरता है वो प्रेशर क्या करता है, उस वाटर को कंपेल करता है कि बाहर निकल जाए। तो वाटर जब बाहर निकलने लगेगा करेस्पॉन्डिंग टू द एक्सेस प्रेशर यू हैव अप्लाइड, सो देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ प्रेशर बिकॉज टोटल प्रेशर तो उतना है तो उतना प्रेशर तो कैरी करना पड़ेगा, राइट।
So that pressure, whenever water is being squeezed out, so that there is a transfer of pressure from water to the spring, as simple as that. तो यही चीज, यही कॉन्सेप्ट जो है, अगर ये क्लियर हो गई तो तेजा के सामने बताया कि यही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? इन्होंने कहा कि नेचुरल कंडीशन में सॉइल में भी वही चीज होता है. The analogy can be applied to the consolidation process of a soil mass consisting of soil water system. तो अब क्या मान के चलो, अब ये मान के चलो, ये एनालॉजी जो है, यानी कि एनालॉजी में आप ये मान के चलो कि यहां पे जो आप स्प्रिंग ले रहे हो ना, दैट इज नथिंग बट नेचुरल कंडीशन में हम इसको सॉइल ग्रेन ले सकते हैं. यहां पे जो आप सिलेंडर ले रहे हो, नेचुरल कंडीशन में हम मान के चल सकते हैं दिस इज द वाल्व फिल्ड अप विथ वाटर, और यहां पे जो वाल्व है आप इसको मान के ले चल सकते हो परमेबिलिटी. आप इसको क्या मान के चल सकते हो? आप इसको मान के चल सकते हो परमेबिलिटी. समझ में आ रहा है? तो यानी कि अगर आप सोचो अभी इस एनालॉजी के बाद कितना सिंपल बन जाता है ये चीज, कि अगर स्प्रिंग सॉइल ग्रेन है, सिलेंडर है वाल्व विथ वाटर, तो जब आपने एक्सेस प्रेशर डाला किसी सॉइल मास पे, ठीक है, जब आपने प्रेशर एक्सेस डाला, पहले तो एक स्टैटिक कंडीशन होता है, दिस इज द स्टैटिक कंडीशन, पहले कंडीशन होता है, फिर उस पे आप एक्सेस लोडिंग करते हो. तो ये जो लोडिंग किया कौन लिया? ये वाटर लिया. यानी पहले जो आप लोडिंग करोगे, जो वाटर पोर स्पेस में होगा, यानी जो वाल्व में होगा, यानी कि पोर वाटर, उस पे प्रेशर बढ़ता है, उस पे प्रेशर पड़ता है पहले इनिशियली. तो उसके बाद जब प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है? वाटर इज कंपेल्ड टू स्क्वीज आउट फ्रॉम द वॉइड्स, बाहर निकलने लगता है. जो ड्रेनेज सरफेस होगा उस तरफ से बाहर निकलने लगेगा. अब जब ड्रेनेज सरफेस से बाहर निकलने लगेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? रेड्यूस हो जाएगा. वॉल्यूम रेड्यूस होगा तो टोटल प्रेशर जो है इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर और फ्रॉम पोर वाटर टू द सॉइल ग्रेन्स. जैसे पानी से स्प्रिंग में गया तो आपकी जो यहां से ट्रांसफर होके सॉइल ग्रेन में जाएगी वाटर. समझ में आ रहा है? एज सिंपल एज दैट. तो ये जो आप प्रेशर एक्सेस आप अप्लाई करते हो, इसको कहा जाता है एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. इसको याद रखो, दिस इज कॉल्ड एज, यहां पे लिख रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या फिर इसको हाइड्रोडायनामिक प्रेशर भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोडायनामिक प्रेशर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोडायनामिक प्रेशर भी इसको कहते हैं. एंड इसको एक्सेस पोर प्रेशर भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेस पोर प्रेशर. अब कुछ भी कहो इसको, लेकिन यही वो प्रेशर है, दिस इज दिस एक्सेस प्रेशर, जिसके वजह से वाटर इज स्क्वीज्ड आउट फ्रॉम द वॉइड्स. रिमेंबर, ये एक्सेस प्रेशर ही है जो वाटर को स्क्वीज आउट करती है फ्रॉम, और इट फोर्सेस द वाटर टू ड्रेन आउट ऑफ द वॉइड्स. सो यहां पे इसको मिटाता हूं. तो यहां पे लिखते हैं as the water starts escaping, as the water starts escaping from the voids, as the water starts escaping from the voids, the excess hydrostatic pressure, या फिर मैं इसको U बार कह सकता हूं, in water gets gradually dissipated and the pressure increment is shifted as an increase in effective pressure
soil solids and the soil mass decreases in volume। वही चीज जो मैंने यहाँ पे बताई थी आपको, उसी को मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या जान रहे हैं, हम ये जान रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से कि आप जितना भी प्रेशर अप्लाई करो, जितने भी आप प्रेशर अप्लाई करो, वो सारा का सारा प्रेशर इवेंचुअली इफेक्टिव प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। किस प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है? इफेक्टिव प्रेशर में, यानी कि द प्रेशर विच इज कैरिड बाय द सॉइल ग्रेन्स, राइट। क्योंकि जो आप एक्सेस प्रेशर डालोगे उतना तो पानी निकल जाएगा, उतना पानी इवेंचुअली क्या होगा, इट विल बी ड्रेन्ड आउट, इट विल बी स्क्वीज्ड आउट फ्रॉम द वॉल्स। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि आप जितना भी एक्सेस प्रेशर डालो वो सारा का सारा प्रेशर किस में कन्वर्ट हो रहा है? इफेक्टिव प्रेशर में, यानी कि U बार यहाँ पे 0 हो रहा है। तो जितना टोटल प्रेशर है इट इज बोर्न बाय द सॉइल ग्रेन्स, इसीलिए देयर विल बी रिडक्शन इन वॉल्यूम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग इक्विलिब्रियम, जैसे कि मैंने बताया ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, यहाँ पे लिखा था, ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है, इससे ज्यादा और पानी नहीं निकल रहा। मान लो कि ये वाली प्रेशर को मैं और बढ़ा दूं, तो मान लो 5 कर देता हूं, तो क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगा? इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैंने वेट बढ़ा दिया है, अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग और पानी निकल जाएगा, है कि नहीं? तो आप जितना प्रेशर डालो उसके करस्पॉन्डिंग वाटर निकलेगा, एज सिंपल एज दैट। अगर उसके करस्पॉन्डिंग वाटर निकलता है तो सिंपल सी थ्योरी बनती है, सिंपल सा लॉजिक बनता है कि अगर इसके करस्पॉन्डिंग वाटर निकल रहा है तो हर अप्लाइड प्रेशर के लिए अलग इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, है कि नहीं? अलग इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। तो जो आप प्रेशर लगाते हो उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग इक्विलिब्रियम स्टेट्स अचीव होती हैं। नाउ ये जो डिले होता है, जो नेचुरल कंडीशन में पानी बाहर निकलने के लिए देयर विल बी अ डिले, और इस डिले को कहा जाता है हाइड्रोडायनामिक लैग। क्या कहा जाता है? हाइड्रोडायनामिक लैग, है कि नहीं? एंड ये जो पानी निकल रहा है, बिकॉज द स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राइमरी कंसोलिडेशन। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी कंसोलिडेशन कहते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी कंप्रेशन। यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंप्रेशन, या फिर इसको प्राइमरी टाइम इफेक्ट भी कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज प्राइमरी टाइम इफेक्ट। एंड अनदर थिंग, इवन आफ्टर, ठीक है, इवन आफ्टर रिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू 0, जब U बार 0 हो चुका होगा, स्टिल देन नेचुरल कंडीशन में ये देखा जाता है कि देयर इज समवॉट फर्दर रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, एंड दिस फर्दर रिडक्शन इज कॉल्ड एज, इसको कहा जाता है कि जो फर्दर रिडक्शन होता है इसको कहा जाता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ठीक है। इस बात को याद रखना, U बार 0 होने के बाद भी जो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, जो थोड़ा बहुत डिक्रीज इन वॉल्यूम होता है, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंसोलिडेशन। दिस इज ऑल अबाउट द कंसोलिडेशन प्रोसेस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप सबको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, कंसोलिडेशन ऑफ laterally confined soils. So let us start this topic.